बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार एवं स्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का एंथैल्पी का अध्ययन कर रहे थे। हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम पर हम चर्चा कर रहे थे। संक्षिप्त में मैं इसको पुनः दोहरा देना चाहता हूँ, जिसमें हेस के नियमानुसार जब कोई भी रासायनिक प्रक्रम ऐसे लेके बी तक अनेक पदों में पथों में संपन्न होता है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक पद में सम्मिलित सन्निहित एंथैल्पी की ऊर्जाओं का योग सदैव स्थिर होता है। इसे हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आवश्यक व्यंजक विगत व्याख्यानों में हमने हेस के स्थिर ऊष्मा समीकरण से संबंधित हमने कक्षा में प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया, व्यंजक को उत्पन्न किया था। इसको अग्रेषित करते हुए हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का उपयोग गणितीय मानों के आधार पर इसकी उपयोगिता को हम संभवन की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा, उदासीनीकरण की ऊष्मा और विभिन्न प्रकार की तनुकरण की ऊष्माओं के मान परिकलित करने में प्रयोग में लिया जा सकता है। यही हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम की उपयोगिता होती है। आज हम इसी विषय को, शीर्षक को, जिसको हम एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता किरचॉफ समीकरण पर अपना रोचक व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों के लिए मेरी ओर से एक दिशा निर्देश है, जिसमें हमने यहाँ पर जो पीले इंक की जो चौक प्रयोग में ली है वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, और गुलाबी रंग की जो चौक में प्रयोग में ले रहा हूँ वो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए है। फिर से दिशा निर्देश द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर जो पीले रंग की जो मैं चौक प्रयोग में ले रहा हूँ ये अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए है, और यहाँ पर जो गुलाबी रंग की जो यहाँ पर मैं जो है चौक प्रयोग में ले रहा हूँ ये हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए है। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अति विशिष्ट विषय, जिसका शीर्षक एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता पर है, उस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता को संबंधित जो आवश्यक समीकरणें उत्पन्न की जाएगी उन्हें हम किरचॉफ समीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रीवियस इसके पूर्व में हमने जो है आंतरिक ऊर्जा का ताप पर निर्भरता से संबंधित आवश्यक व्यंजक कक्षा में हमने प्रतिपादित किया था, उसको हमने जूल के नाम से प्रतिपादित किया था। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम U ताप का, E ताप का फलन होता है, इसमें को हमने जूल का नियम कहा था। जूल का नियम कहा था। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ऊष्माधारिता को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऊष्माधारिता को सम्मिलित नहीं करने पर यह
सूत्र, ये व्यंजक, ये नियम जूल का नियम कहलाता है। यदि हम आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ एंथैल्पी में यदि ऊष्माधारिताओं Cp और Cv को यदि समावेशित करते हैं, ऐसी स्थिति में ये जूल का नियम ना होकर के ये किरचॉफ के नियम में रूपांतरित हो जाता है। माना कि इसे हम अग्रेषित करते हैं, किरचॉफ समीकरण को उत्पन्न करते हैं। पुनः मैं आपके सामने जो है अपना जो है व्याख्यान इस तरह से दोहरा देना चाहता हूँ कि यदि एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा का स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताओं को समावेशित किया जाए और इन दोनों महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का ताप निर्भरता संबंधी यदि हम सूत्र की उत्पत्ति करते हैं, तो ऐसी समीकरण में, ऐसी स्थिति में है जो हमें दो महत्वपूर्ण समीकरणें प्रयोग में ली जाएगी, उत्पन्न होगी। वो समीकरण किरचॉफ की समीकरण कहा जाता है। चलिए हम एक प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, किरचॉफ समीकरण को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। माना कि कोई भी जो है रासायनिक प्रक्रम ऐसे बी दिशा की ओर संपन्न हो रहा है। आप देखेंगे इसी में देखेंगे जो है, इसी में ताप पे निर्भरता संबंधित जो है, इसमें आंतरिक ऊर्जा का ताप के मध्य जो है यदि हम कोई संबंध व्युत्पन्न करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है ये प्रथम किरचॉफ समीकरण कहलाएगी। और यदि इसी का जो है एंथैल्पी का ताप के मध्य संबंध निकालेंगे तो ये किरचॉफ की द्वितीय समीकरण कहलाएगी। चलिए हम प्रथम किरचॉफ समीकरण को उत्पन्न करते हैं, फिर से दोहराते हैं। यहाँ पर यदि आंतरिक ऊर्जा का ताप के साथ यदि हम आवश्यक समीकरण ऊष्माधारिता को समावेशित करते हुए यदि उत्पन्न करते हैं तो इसे प्रथम किरचॉफ समीकरण कहलाएगा। और यदि इसी एंथैल्पी को ताप के साथ हम यहाँ पर ऊष्माधारिता को यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं तो ऐसी स्थिति में द्वितीय किरचॉफ समीकरण कहलाते हैं। इस सूत्र की उत्पत्ति को जो है हम इस तरह से प्रयोग में लाते हैं। हमारे पास में जो है पहली वाली परिस्थिति है जिसमें आंतरिक ऊर्जा डेल ई और ताप के मध्य हम संबंध उत्पन्न करने जा रहे हैं। माना कि कोई भी रासायनिक जो प्रक्रम है ऐसे बी दिशा की ओर जो है संपन्न होता है, इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। ऐसी स्थिति में कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई बराबर ई बी माइनस ई ए का होगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे ई ए जो है क्रिया कारक ए की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और यहाँ पर देखेंगे आप ई बी जो है क्रियाफल ई बी की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को जो है आप इस समीकरण नंबर 2 को स्थिर तापमान पर स्थिर आयतन पर तापमान के सापेक्ष स्थिर आयतन पर हम इसको अवकलित करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डी डेल ई अपॉन डेल टी वी सी वी बी माइनस दैट इज ऑफ सी वी। इसके ऊपर देखेंगे आप स्थिर आयतन पर हम समीकरण नंबर 2 को जो है अवकलित कर रहे हैं स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष, तो डेल ई बी अपॉन डेल टी वी माइनस डेल ई डेल टी वी होगा। ये वाली राशि आप विविध व्याख्यानों में हम इसको प्रतिपादित कर चुके हैं। ये राशि जो है स्थिर आयतन पर क्रियाफल बी के लिए ऊष्माधारिता के मान, और ये वाले क्रिया कारक ए के लिए स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को दर्शाएगी, और दोनों का अंतर जो है डेल सी वी के बराबर प्रदर्शित करता है। यहाँ पर मैंने इसको अंकित भी किया है श्याम पट्टे पर कि डेल सी वी बी और सी वी ए जो है वो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को दर्शाते हैं। समीकरण नंबर 4 को जो हम हल करते हैं तो हमें समीकरण नंबर 5 मिलती है। समीकरण नंबर 5 को उच्च सीमाओं के मध्य जो है हम इसको समाकलित करते हैं। उच्च सीमाओं के मध्य जो होता है हम यहाँ पर देखेंगे डी डेल ई डेल सी वी डी टी हाई 5 है, तो यहाँ पर डेल ई 1 से समाकल डेल ई 2, इसको हम जो है हल करेंगे डेल ई 2 माइनस डेल ई 1 प्राप्त होगा। इसी तरह से जो है डेल सी वी कॉन्स्टेंट है T1 से लेकर T2 तक डी टी डेल सी वी T2 माइनस T1 जो है समाकलन के सूत्र से प्राप्त होगा। इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे आंतरिक ऊर्जा का स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को सम्मिलित करते हुए ताप के साथ जो हमें महत्वपूर्ण समीकरण प्रतिपादित हुई है, प्राप्त हुई है, वो समीकरण पहले किरचॉफ समीकरण कहलाती है। अर्थात आंतरिक ऊर्जा का स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CO को सम्मिलित करते हुए ताप के मध्य जो संबंध दर्शाने वाली समीकरण है, जो समीकरण में प्राप्त होती है, उसे किरचॉफ की पहले समीकरण कहा जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे अगले वाले जो परिस्थिति जो 2 है, इसको हम एंथैल्पी का ताप के मध्य संबंध परिभाषित करेंगे। यहाँ पर सेम इसी तरह से जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है डेल ई बराबर ई बी माइनस ई ए है। आंतरिक ऊर्जा के संबंध में
इसी तरह से जो है एंथैल्पी के संदर्भ में इसका मान डेल H2 माइनस डेल H1 होगा। चूँकि एंथैल्पी स्थिर दाब पर सुपरिभाषित की जाती है, ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर देखेंगे स्थिर आयतन पर जो है हमें यहाँ पर ऊष्मधारिता प्राप्त हो रही थी, यहाँ पर स्थिर दाब पर जो है ऊष्मधारिता प्राप्त होगी और बाकी शेष जो राशि और T2 माइनस T1 ऐसी कैसी प्राप्त होगी। जो एंथैल्पी की स्थिर दाब P अर्थात ऊष्मधारिता Cp का ताप के मध्य संबंध द्वितीय किरचॉफ समीकरण कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हमारा इकाई प्रथम ऊष्मागतिक प्रथम जो है वो समाप्त होता है और आने वाले व्याख्यानों में जो है हम इकाई द्वितीय जिसका नामकरण जो है ऊष्मागतिक द्वितीय के रूप में किया गया है, आने वाले व्याख्यानों में है हम उस पर जो है अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप सभी विद्यार्थी जो महत्वपूर्ण किरचॉफ समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है मेरे श्याम पट्टे पर अंकित की है, वो हिंदी माध्यम वाले जो है विद्यार्थी जो है पिंक कलर से जो भी मैंने जो तथ्यात्मक सैद्धांतिक किरचॉफ समीकरण के लिखे हैं आप उन्हें जो है अंकित कर ले, अपने पर्सनल डायरी में नोट कर ले और अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम घोषित करने की आप सभी की यही कोशिश रहेगी, यही उम्मीद रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।